हेलो एवरीवन, सिरमा एसजीएस के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ में इस कंपनी का लास्ट में यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था लगभग 30 से 35% की रेट से अपना रेवेन्यू ग्रो कराने का। बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा EBITDA मार्जिन लगभग 10.5% के आसपास में रहेगा। और आपको पता होगा इनके EBITDA मार्जिन के अंदर लगभग अदर इनकम वाला जो कंपोनेंट होता है वो इंक्लूडेड रहता है। यदि बात करूं कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था लगभग 400 करोड़ रुपीस के आसपास का कैपेक्स करने का। एंड साथ में यदि बात करें एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY 27 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट लगभग यू कैन से 1500 करोड़ रुपीस से ज्यादा का अचीव कर लेंगे। लगभग वही मोर देन 22-23% के आसपास का टोटल रेवेन्यू का। तो हमने गाइडेंस की बात करी है। अब एक बार देखते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर एक्चुअल में डिलीवरी किस तरह की हुई है। जो इनका गाइडेंस था उससे बेटर डिलीवरी हुई है या फिर उसको अंडर अचीव किया है। तो इसको जानने के लिए एक बार इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है उसको मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि एक बार अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर सके कि कैसे डिलीवरी हुई है। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो वही इनका रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 67% से ग्रोथ किया है। बात करूं इनकी ऑपरेटिंग इबिटा के पर्सपेक्टिव से तो लगभग 69% से ग्रोथ करी है। और जो इनका एक्चुअल इबिटा होता है अदर इनकम को इंक्लूड करके उसके अंदर वाई एन वाई 72% से ग्रोथ हुई है। बात करो यदि पैट के पर्सपेक्टिव से तो वाई एन वाई 112% से ग्रोथ हुई है। इस बार इनका जो पैट मार्जिन है लगभग 6.6% का आया है। एंड यदि बात करूं इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो इनका जो अदर इनकम इंक्लूड करके जो इबिटा मार्जिन है लगभग 11% के आसपास का आया है। गाइडेंस था लगभग 10.5% के आसपास का। तो ठीक है, जो डिलीवरी हुई है इनके गाइडेंस के रेंज में ही हुई है। और यदि अदर इनकम को एक्सक्लूड कर लें तो उस टाइम पे इनका इबिटा मार्जिन लगभग 10.20% के आसपास में है। मतलब जो इनका नॉर्मली यदि माने कि भाई 10 10.5% के आसपास का इबिटा मार्जिन है, अदर इनकम को एक्सक्लूड करने के बाद भी उसी रेंज के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बात करें एक्सपोर्ट रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से तो वाई एन वाई 67% से ग्रोथ हुई है। एंड टोटल रेवेन्यू के अंदर लगभग 24% यहाँ पे यू कैन से अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है जी, ये अच्छी बात है। तो इनका देखो ना, जो गाइडेंस था, जितना भी गाइडेंस था इनका रेवेन्यू ग्रोथ का या फिर EBITDA मार्जिन का या फिर आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट वाला, तीनों को यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्जिन प्रोफाइल भी हमने वैसे देख ही लिया है, 11% का EBITDA मार्जिन, 6.5% के आसपास का पैट मार्जिन। अब देखते हैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है, उनको भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला इन लोगों ने स्पेसिफिक अपना सारे नंबर्स को यहाँ पे अच्छे से ओपन करके दिखाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन लोगों ने अपने जो EBITDA है, आई थिंक इसके अंदर अदर इनकम को इंक्लूड किया। टोटल रेवेन्यू के अंदर इनको उन्होंने अपना अदर इनकम को इंक्लूड कर लिया है। तो वही है, ठीक है। यदि इनका क्वार्टर फोर का EBITDA मार्जिन की बात करें, इनका यदि अदर इनकम को इंक्लूड करने के बाद में तो 12.60% के आसपास में थे। इस बार आए 10.7% के आसपास में, जिसको इन लोगों ने टेंटेटिव 11% लिखा है। तो क्यून की बेसिस पे इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग अदर इनकम को इंक्लूड करने के बाद में लगभग 190 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन किया है, 1.9% से डिक्लाइन किया है। ये मेरे को थोड़ा रिजल्ट के अंदर नेगेटिव लगा। बाकी का जो भी पार्ट आपका वाई एन वाई पर्सपेक्टिव से उसके अंदर ऐसे कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आई थिंक रेवेन्यू हमने वैसे बात कर ली है। रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ किया है और मार्जिन के पर्सपेक्टिव से भी ठीक है। मेरे को मतलब हल्का फुल्का यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है। इनका जो गाइडेंस था लगभग 10.5% का आसपास का EBITDA मार्जिन का, वो तो इन लोगों ने डिलीवर किया ही है। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है, समथिंग समथिंग आपका 106 करोड़ रुपए के आसपास का। लास्ट ईयर प्रॉफिट आपका 50 करोड़ रुपए के आसपास में था। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर देख के ऐसा कुछ बड़ा डिससैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो इनका जो गाइडेंस था उसको तो बहुत ही ओवर अचीव किया इन लोगों ने। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब बात करते हैं एक बार बाकी के ऑपरेशनल पैरामीटर्स के बारे में। आई थिंक ये तो हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रेवेन्यू का नंबर भी डिस्कस कर लिया है, 960 करोड़ रुपए से 1603 करोड़ रुपए का EBITDA, ये तो सारा हमने वैसे डिस्कस कर लिया है। एक बार सेगमेंटल कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इनका गाइडेंस था कि हम लोग हमारा जो कंज्यूमर सेगमेंट का जो वर्टिकल है उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू के अंदर लगभग 30-35% करने का टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज कंज्यूमर सेगमेंट वाले वर्टिकल के अंदर आपके EBITDA मार्जिन कम रियलाइज होते हैं। तो क्वार्टर फोर के अंदर आप मिक्स देखो, इनका लगभग 26% के आसपास में ही था, ये भी बढ़ के 34% हो गया है। इसी कारण से इनके EBITDA मार्जिन में यहाँ पे यू कैन से प्रेशर दिखाई पड़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। अब रीजन आपको पता लगी क्या होगा। आपके क्वार्टर फोर FY 26 में केवल 20% इसका कंट्रीब्यूशन था, तभी आपके EBITDA मार्जिन 12.5% के आसपास में थे अदर इनकम को इंक्लूड करने के बाद में। ठीक है, आपका यदि जैसे जैसे आपका कंज्यूमर सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ेगा तो आपके EBITDA मार्जिन प्रेशर दिखाई पड़ेगा। राइट, बाकी के कुछ और पैरामीटर की बात करें, आई थिंक ये उन्होंने अपने मार्जिन प्रोफाइल दिया है। तो आई थिंक ये वैसे तो ठीक है, ऑलरेडी हमने वैसे देखा है। आरओसी की बात कर लेते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो भी यहाँ पे क्यून के बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये इनका एक फैक्टर मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। इनका जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है ना, 63 डेज था।
ये बढ़ के 71 डेज हो गया है। अब ये मतलब होना तो नहीं चाहिए बिकॉज़ इनका गाइडेंस तो लगभग 60 दिन के आसपास का रखने का ही था, एफआई 27 का। एक बार इन लोगों ने अपना यहाँ पे रीजन भी दिया है कि नेट वर्किंग कैपिटल डेज हमारे इन्वेंट्री हमने स्ट्रेटेजिकली अच्छे खासे लेवल बनाए हैं इन्वेंट्री के, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट को अवॉइड करने के लिए, जो भी लाइक वेस्ट एशिया वॉर सिचुएशन चल रहा था उसके बेसिस पे इन लोगों ने रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके अच्छे से इन्वेंट्री पहले बिल्डअप कर ली होगी। इन लोगों ने रीजन दिया है लाइक नेट वर्किंग कैपिटल डेज का यहाँ पे बढ़ने का रीजन दिया है। ठीक है, एक बार देखते हैं लाइक इनका नेट वर्किंग कैपिटल डेज अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर वापस डिक्लाइन फेज के अंदर आना चाहिए। मतलब ये मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क वाला एंगल लग रहा है जो हमने केन्स टेक्नोलॉजी वाले रिजल्ट के अंदर भी डिस्कस किया था। बाकी की और स्लाइड की बात कर लें तो इनका जो टोटल कैश पोजीशन है अभी करंटली 808 करोड़ रुपए का है, इन्वेस्टमेंट है लगभग 490 करोड़ रुपए का, 316 करोड़ रुपीस का इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 808 करोड़ रुपए का इनका इनका टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। टोटल डेट है लगभग 686 करोड़ रुपए का। अभी डेट बढ़ गया है, 353 करोड़ रुपए से बढ़ गए 686 करोड़ हो गया क्यू बेसिस पे। तो एक ये वाला फैक्टर यहाँ पे लाइक थोड़ा सही प्ले आउट नहीं हो रहा है, लेकिन इनका डेट बढ़ गया है। ऑल्दो इन लोगों ने क्यूआईपी का अपना लॉन्च किया है लगभग आपका 1000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यार ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी लाइक क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा रहा सिरमा एसजीएस का। ठीक है, नंबर ओवरऑल देखने पे ठीक लग रहे हैं, ऐसे कोई खराब नंबर नहीं है। केवल एक दो फैक्टर है जो मेरे को अच्छे नहीं लगे। क्यूएनक्यू बेसिस पे आपका एबिटा मार्जिन डिक्लाइन किया है लगभग 190 बेसिस पॉइंट से, मेरे को अच्छा नहीं लगा। सेकंड, आपका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो 63 डेज से बढ़ के 71 डेज पे चला गया है। ये दो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी। एंड थर्ड, ठीक है, इनका जो डेट का लेवल वो बढ़ गया, बट डेट लेवल बढ़ने से ऐसा उतना दिक्कत नहीं है बिकॉज इन लोगों ने भी अनाउंसमेंट भी किया है रिजल्ट के साथ में कि ये लोग 1000 करोड़ रुपीस का क्यूआईपी से फंड रेज करने का प्लान करें। वो जब फंड रेज हो जाएगा तो इनका यू कैन से डेट लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा और जो इनका कैपेक्स प्लान है लाइक 400 करोड़ रुपीस का एफआई 27 का और एफआई 28 का जो इनका कैपेक्स प्लान है इनकी पीसीबी वाली फैसिलिटी को लाइक लाइव करने के पर्सपेक्टिव से, जिसमें इन लोगों ने टोटल लगभग 800-900 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान कर रखा था पीसीबी वाली फैसिलिटी के लिए। तो उसमें लाइक सपोर्ट भी हो जाएगा और फर्दर जो बाकी का कुछ अमाउंट होगा फर्दर कुछ कैपेक्स करने का काम आ जाएगा। इन लोगों ने क्वार्टर 4 की कौन कॉल में बोला था कि हम लोग ऐसा कोई क्यूआईपी का प्लान नहीं कर रहे हैं, हमारा इंटरनल अप्रूवल से हमारा जो कैपेक्स प्लान है वो सारा कैपेक्स करेंगे और बाकी का हम लोग उस डेट ले लेंगे। बट जैसे ही यहाँ पे अच्छा खासा इनको वैल्यूएशन मिल रहा है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे, तो ये लोग उसको अच्छे से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। यदि आपको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव से, तो क्यों ना उसको लाइक आपको भुनाने का मौका मिल रहा है तो उसको भुनाने की कोशिश करो। बट ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट देखने पे ऐसा मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से इन लोगों ने अपना गाइडेंस को यहाँ पे ओवर अचीव ही कर लिया। 67% का रेवेन्यू, इट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने लाइक क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करने की कोशिश करी है। नेगेटिव के अंदर आपको पता नहीं बेटा मार्जिन क्यों फॉल हुआ है, क्योंकि इनका कंज्यूमर सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 26% से बढ़ गया 34% हो गया क्वार्टर वन के कारण। इसी कारण इनका फॉल किया है लाइक बिकॉज वहां पे आपके लेसर मार्जिन बनते हैं। जो हमने एम्बर टेक्नोलॉजीज की बात करी है या फिर डेक्सोन की बात करते हैं या फिर आपका लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करते हैं, उनके बेटा मार्जिन वही 6, 7, 8, 9% के आसपास होते हैं। कंज्यूमर वाले सेगमेंट वाले सेगमेंट में काम करने वाली सारी कंपनीज हैं, वही ठीक है। जैसे जैसे कंज्यूमर सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रोल बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल बेटा मार्जिन गिरेंगे, वही साथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सिरमा के केस के अंदर इनका गाइडेंस तो वही था लगभग 30-32% के आसपास में कंज्यूमर सेगमेंट का अपना रेवेन्यू मेंटेन करने का, बट यहाँ पे क्वार्टर वन के अंदर लाइक थोड़ा जंप कर गया। एक बार देखना पड़ेगा कौन कॉल में मैनेजमेंट इस पे क्या आंसर देता है कि आगे जाके इनका कंज्यूमर का सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा क्या। यदि बढ़ेगा तो बेटा मार्जिन में प्रेशर और बढ़ेगा। तो एक बार देखना पड़ेगा कौन कॉल में मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बोलता है। तो काइंड ऑफ हमने यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट को ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं लाइक इस कंपनी का थोड़ा रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क वाले पार्ट में मेरे को यहाँ पे दो ही चीजें नजर आती है। पहली चीज क्या है यार, इनका जो नेटवर्किंग कैपिटल डेज है ना, यहाँ पे ये और ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। लाइक 63 डेज से 71 डेज पे चला गया है, दैट इज ओके। मतलब ठीक है, अभी कंसिडर कर लेते हैं कि इन लोगों ने बोला ना कि हम लोग इन्वेंट्री लेवल बढ़ा लिए हमारे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से बचने के लिए, अच्छी बात है। बट अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा इनका नेटवर्किंग कैपिटल डेज और बढ़ना नहीं चाहिए, रिसीवेबल्स डेज इनके बढ़ने नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आपने देखा था कि केन्स टेक्नोलॉजी ने अच्छा खासा धंधा ग्रोथ किया था शुरुआत के क्वार्टर वन क्वार्टर टू एफआई 26 के अंदर, बट उसके साथ में उनका पैसा क्लाइंट से नहीं आ रहा था। उन लोगों ने जो क्यूआईपी से पैसा रेज किया था ना, उसी पैसे को वो लोग वर्किंग कैपिटल के अंदर घुसा रहे थे, उनका रिसीवेबल्स बढ़ने में बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, क्वार्टर थ्री के अंदर इनको रिसीवेबल डेज और वर्किंग वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए थे, तो पैसा नहीं आया तो उनका कैश फ्लो नेगेटिव बन गया था, नेगेटिव 600 करोड़ का बन गया था कैश फ्लो उनका केन्स टेक्नोलॉजी का। अब भाई आगे धंधा करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो डेफिनेटली उन लोगों ने अपना फिर सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस था लाइक 50-60% से ग्रो करने वाला, उसको हटाया और बोला कि जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो करेगी उससे हम लोग थोड़ा बेटर रेट से ग्रोथ करेंगे, मे बी यू कैन से 1.5 से 2 टाइम्स के आसपास। वही लगभग यू कैन से इंडस्ट्री लेट से एमएस वाली लेट से 15-16% से ग्रोथ करती है, तो वही 25-30% के आसपास में ग्रोथ करने का गाइडेंस दे दिया था। रीजन यही था कि यार आपका पैसा फंसा हुआ क्लाइंट्स के पास में, तो फिर आप अच्छे से ग्रो कैसे कर पाओगे, आपके रिसोर्स ज्यादा पड़े क्लाइंट्स के पास में, पैसा टाइम पे आ नहीं रहा, आपका कैश आ नहीं रहा, तो फिर या तो क्यूआईपी से पैसा रेज करो या फिर डेट से पैसा रेज करो नया वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बनाने के लिए। सीधी सी बात है, वही वाला फैक्टर हमें यहाँ पे सिरमाइज इसको कंटिन्यूअसली ट्रैकिंग फेज के अंदर जाना है। इनके वर्किंग कैपिटल बढ़े इस बार, वो आगे जाके इंप्रूव होने चाहिए। यदि इंप्रूव नहीं हुए तो फिर वही आपके रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे, आपके फिर दिक्कतें आने लग जाएंगी ऑपरेशनली,
फिर आप क्यूआईपी से जो पैसा रेज करोगे उसी को वर्किंग कैपिटल में घुसाने लग जाओगे। तो ये वाले सारे फैक्टर हमें ट्रैक करना है। दिस इज लाइक मेजर रिस्क फैक्टर आपका, लाइक मतलब आपका सिरमाइसिस वाले केस के अंदर। एक और मेरे को इस फैक्टर नजर आता है, आपने देखा होगा कि क्वार्टर 4 की कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि हमारा सीएफओ पॉजिटिव रहा लगभग 290 करोड़ रुपए के आसपास का एफआई 26 के अंदर। एफआई 25 के अंदर उनका सीएफओ पॉजिटिव था लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का। मैनेजमेंट का कहना था कि एफआई 27 के अंदर हमारा सीएफओ यहाँ पे लगभग एफआई 26 के सीएफओ से बेटर रहेगा, मतलब एटलीस्ट 300 करोड़ से ऊपर का सीएफओ इनका रहेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे की बात कर रहा हूं मैं, सीएफओ पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। तो ये भी ट्रैक करना है कि आगे जाके इनका सीएफओ नेगेटिव ना हो जाए। प्लस सीएफओ नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि भाई टाइम पे पैसा नहीं आ रहा क्लाइंट से, आपके रिसीवेबल्स के अंदर पैसा फंसा हुआ है। हाँ, इन्वेंटरी में पैसा फंसा हुआ है, दैट इज डिफरेंट थिंग भाई, ठीक है। आगे जाके इन्वेंटरी लिक्विडेट कर दी, कुछ डिस्काउंट देके भी लिक्विडेट कर दी, तो आपका वो वाला पैसा तो रिलीज हो जाएगा। बट आपका रिसीवेबल्स वाला पैसा यदि फंस गया और लंबे टाइम से नहीं आ रहा है, जैसा केन्स के साथ हुआ था, तो फिर आपका सीएफओ नेगेटिव बन जाएगा, तो फिर दिक्कत आती है। रिसीवेबल्स के कारण आपका सीएफओ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इन्वेंटरी के कारण हो गया, वो फिर भी हम लोग मान लेते हैं। जैसे वी2 रिटेल के केस में कंसीडर किया था ना क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर, कि उन्होंने इन्वेंटरी ज्यादा पाइल्ड अप कर ली है, सप्लाई चेन डिसरप्शन को ध्यान में रखते हुए, जो क्राइसिस चल रहा है अभी वेस्ट एशिया वॉर वाला, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कंसीडर कर लिया कि ठीक है जी, अच्छी बात है, आप रिटेल कंपनी हो, आपने इन्वेंटरी पहले बिल्ड कर लिया, आपका सीएफओ नेगेटिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिसीवेबल्स के कारण सीएफओ नेगेटिव बनता है, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है कि आपका पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है, और आपका पैसा टाइम पे नहीं आएगा तो आपका आगे का वर्किंग कैपिटल का साइकिल नहीं चलेगा अच्छे से। तो वो रिस्क फैक्टर यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी सिरमा एसजीएस के लिए, जो हमें आगे क्वार्टर्स के अंदर ट्रैकिंग करते हुए जाना है। अब बात करते हैं लाइक यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो इन लोगों ने गाइडेंस दिया था 30 से 35% से ग्रोथ करने का, क्वार्टर 1 के अंदर 67% से रेवेन्यू ग्रोथ का डिलीवर कर दिया है। तो मान के चल रहा हूँ कि इनका जो गाइडेंस का जो अपर रेंज है ना 35% का, शायद वो अचीव कर लेंगे एफआई 27 के अंदर। एफआई 26 का रेवेन्यू कितना था, लगभग 4800 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि मैं 35% का रेवेन्यू ग्रोथ लेता हूं तो एफआई 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना हो जाएगा, लगभग आपका 6500 करोड़ रुपीस के आसपास में। इबिटा मार्जिन में यदि सपोज यहाँ पे 10.50% के आसपास का लेता हूं, या फिर जो क्वार्टर 1 एफआई 27 का जो रिजल्ट आया है उसी का यदि मैं पैट मार्जिन यहाँ पे कंसीडर करने की कोशिश करूं, लगभग 6.6% के आसपास का, या फिर थोड़ा और बेटर मान लेते हैं लाइक 6.7 या 6.8% के आसपास का, तो उसके बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट लाइक कैलकुलेट हो गया पा रहा है एफआई 27 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लगभग 430, 440, 450 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यदि इस कंपनी का मैं यदि फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो करंट मार्केट कैप कितना है, 26,000 करोड़ रुपए का। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना है, लगभग 440 करोड़ रुपए के आसपास का। तो फॉरवर्ड पी रेशियो आपका निकल के आता है लगभग 60 के आसपास में, 60 के आसपास में। धंधे की ग्रोथ रेट कितनी है, 35% की। तो यदि मैं इसका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना आएगा, तो आप देखो ना, यदि मैं 60 के फॉरवर्ड पी के अंदर यदि 35% की धंधे की ग्रोथ रेट का डिवाइड करता हूं, तो वो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है 1.7 के आसपास का। तो यार ये तो जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना नॉर्मली, लाइक हमें वो कंपनीज ज्यादा अच्छी लगती है हमारे डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के क्राइटेरिया के अंदर, जिनका धंधा ग्रोथ कर रहा हो 30-35-40% से, और आज उनका स्टॉक अवेलेबल हो फॉरवर्ड पी रेशियो अराउंड 1 के आसपास या फिर उससे नीचे के फॉरवर्ड पी रेशियो में मिल रहा हो, वहां पे डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मजा आता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका फॉरवर्ड पी रेशियो अच्छा खासा दूर गया है, मतलब अच्छा खासा वैल्यूएशन का री रेटिंग हो चुका है लास्ट के कुछ टाइम के अंदर। आई थिंक 50-60% का मे बी अराउंड लाइक फॉरवर्ड पी रेशियो 1.1 के आसपास ही माने इनका, लेट्स से कुछ टाइम पहले, तो वहां से लगभग 50% के आसपास इनका फॉरवर्ड पी रेशियो ऑलरेडी दूर लगा चुका है। और वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, जब कोई धंधा कंसिस्टेंटली कोई 30-35-40% से ग्रोथ करता है अपनी एबिटा मार्जिन को लाइक मेंटेन रखते हुए, उस वाले केस के अंदर मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है, वैल्यूएशन एक्सपांशन भी देता है। वहां पे डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब डबल इंजन की सरकार बनती है, राइट। उस वाले क्राइटेरिया के अंदर ये वाली कंपनी थी कुछ टाइम पहले, बट अभी इसका वैल्यूएशन एक्सपांशन ऑलरेडी हो चुका है। तो लाइक अब यहाँ से और कितना वैल्यूएशन एक्सपांशन होगा, ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। लाइक 1.7 के फॉरवर्ड पी रेशियो से लाइक नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार फॉरवर्ड पी रेशियो 1 से नीचे है तो आपका में भी यदि धंधा कंटिन्यूअसली 30-35-40% से ग्रोथ करेगा तो फॉरवर्ड पी रेशियो आपका 2 के ऊपर वैसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पे 1.7 तक तो पहुंच चुका है, तो बाकी का थोड़ा बड़ा और यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन का मैट्रिक बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे जाके लेट्स से इनको पी रेशियो मिल गया 100 का, 150 का मिल गया, ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, वो बात अलग है। बट हम तो यहाँ पे थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्या फॉरवर्ड पी रेशियो 1 से 2 तक जंप करता है तो वहाँ पे 2x का मल्टीप्लिकेशन वैल्यूएशन एक्सपेंशन से मिल जाता है, और धंधा की ग्रोथ रेट अलग होती है, उससे मार्केट कैप का मल्टीप्लाई फैक्टर वहां से और मिलता है। तो डबल इंजन सरकार के पर्सपेक्टिव से थोड़ा करंटली मेरे को यहाँ पे आपका सिरमा एसजीएस का वैल्यूएशन मेरे को यहाँ पे एक्सपेंसिव नजर आता है। तो आई थिंक आपको आपको समझ में आ गया होगा, लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपेंसिव वर्ड क्यों यूज क्यों सिरमा एसजीएस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज लाइक मेरा ऐसा मानना है कि लाइक हम यदि ऐसा कोई धंधा पकड़ते हैं ना, जिनका अभी रिसेंटली फॉरवर्ड पी रेशियो अराउंड 1 या उससे कम हो, धंधा 30-35-40% से ग्रोथ कर रहा हो, तो नेक्स्ट 2-2.5-3 साल के अंदर उसका धंधा भी डबल हो जाएगा, उसका फॉरवर्ड पी रेशियो भी एक्सपांड होकर लगभग 1 से 2 से ऊपर चला, 1 से स्टार्ट होकर 2 के ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल उस कंपनी के मार्केट में भी अराउंड 3x to 4x बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो डबल इंजन की सरकार के अंदर ये कंपनी यहाँ पे थोड़ी साइडलाइन होती हुई नजर आती है।
तो आई थिंक ये मैंने लाइक सिरमा एसजीएस के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। ये सच मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यदि बोल दिया कि डबल इंजन सरकार में कंपनी फिट नहीं होती है, तो यहाँ पे उसकी कंपनी की मार्केट कैप बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल बढ़ेगी, धंधा ग्रोथ होगा उसके हिसाब से बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। आप समझो इस बात को। बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि यार हम लोग यदि एक बियर मार्केट से बुल मार्केट में जा रहे हैं ना, तो हमारा पोर्टफोलियो बने, 3x 4x बने, तभी तो मजा आएगा ना इतनी मेहनत करने का, इतनी रिसर्च करने का। अदरवाइज 2x तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, कितनी अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर ली है 2x के आसपास की तो। ठीक है, दोज आर लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट ठीक है। मैंने हमेशा कोशिश करी आपको कि किसी एक बिजनेस को डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे देखने की कोशिश करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे सिरमा एसजीएस को देखने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन, राइट? सो मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज़ ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दूँ। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।